नमस्कार साथियों, दूसरे अध्याय में पुनः आपका स्वागत है। और इस वीडियो से पहले अपन एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे अशोक के बारे में। इससे पहले एक लाइक ठोक दो और उसके साथ ही कमेंट कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अशोक। इससे पहले दोस्तों अपने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में दूसरे अध्याय में अपन अध्ययन कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ में अपन अध्ययन कर चुके हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अब अपना वीडियो रहेगा अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा है और कौन कौन सी इनके बारे में उपलब्धियां रही हैं, उसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अशोक का जो शासनकाल है वो 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। 273 से लगा करके 232 ईसा पूर्व। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए 273 से लगा करके 232 ईसा पूर्व के मध्य इन अशोक ने क्या क्या काम किए, और एक सम्राट के नाम से या फिर एक समृद्धशाली संपूर्ण भारत को एक करने के निर्णय से या फिर उद्देश्य से इन्होंने काम किया था, तो उसके बारे में। और ये अपना पूरे पार्ट में ये जो भाग है जो कि अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप थोड़ा अच्छे तरीके से देखना समझना। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें अशोक के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो यह पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न आ सकता है कि राज्याभिषेक है जो कि कब हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक है वो कब हुआ था। तो देखिए 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ इनका, और 273 में तो ये क्या हुए, मगध पर राज सिंहासन कर लिया था। अब कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि 273 मगध पर राज सिंहासन हो गया तो 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई और उसके बाद में क्या हुआ, 4-5 साल तक जो उत्तराधिकारी थे उनके वो उत्तराधिकारियों के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। आपस में युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद में फाइनली जीत किसकी हुई, अशोक की हुई। और अशोक है चूंकि 273 में तो मगध का राज सिंहासन ग्रहण कर लेता है, लेकिन 200 इनका जो ऑफिशियली कह सकते हैं अपन, वो आधिकारिक रूप से 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो यानी कि 4 साल बाद में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक होता है और 273 में ये मगध के राज सिंहासन पर बैठते हैं। अब देखिए, अशोक के बारे में कुछ नाम प्रसिद्ध हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, उपनाम से भी जाना जाता है। तो देवानाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी राजा, इस प्रकार से ये दो नामों से भी, और अन्य नाम भी है जिनके नामों से, लेकिन प्रसिद्ध सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे पूछा जाता है, देवानाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद में अशोक नाम है जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है। तो अशोक दोस्तों नाम है जो कि हमें मस्की का अभिलेख है, उसमें अशोक नाम के बारे में विवरण मिलता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक नाम का जो विवरण है वो हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। तो मस्की अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में राज्याभिषेक हुआ। उसके 7वें वर्ष में अशोक ने क्या किया, कश्मीर एवं खोतान का क्षेत्र, कश्मीर और खोतान वाला क्षेत्र उसे क्या कर लिया गया, इन्हें विजित कर लिया। अब अशोक एक नीति के साथ में आगे बढ़ रहा है, वो है एक समृद्धशाली भारत, एक एकीकृत भारत, एक भारत, यानी कि सबसे बड़ा भारत बनाने की नीति से आगे बढ़ रहा था। साम्राज्य विस्तार के तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अशोक का साम्राज्य कहां से कहां तक था। अब लोग कहते हैं कि एक महान सम्राट थे, तो इनका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि वर्तमान में कौन सा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तक अशोक का साम्राज्य विस्तार था। और दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कहां तक, कर्नाटक, और पश्चिम में काठियावाड़, काठियावाड़, और उसके बाद में पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनका साम्राज्य जो कि है विस्तृत था। आगे बढ़ते हैं। अब अशोक के बारे में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक महान सम्राट थे, तो फिर इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप बताइए। तो देखिए, अशोक एक युग पुरुष के रूप में थे। युग पुरुष के रूप में कैसे, तो इन्होंने जनता के लिए अच्छे काम किए, जन कल्याणकारी इन्होंने कार्य किए, जैसे कि सरायों का निर्माण है, जल स्रोतों का निर्माण है, और भी जो जन सामान्य के लिए काम आने वाले थे, वृक्षारोपण है, ये सभी इन्होंने जन सामान्य के लिए काम किए, इसलिए इन्हें युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में धर्म का प्रतिपादक, धर्म का प्रतिपादन किया। अब देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के आक्रमण के बाद में ये क्या हो गए, व्यथित हो गए, मानसिक रूप से इनका मन है जो कि व्यथित हो गया, नरसंहार ज्यादा हुआ था। तो
उसके बाद में इन्होंने धम्म का प्रचार है जो कि ज्यादा कर दिया, तेज कर दिया। अब धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म है क्या, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए, धम्म एक ऐसी संहिता है या फिर नियमावली कह सकते हैं अपन, जिसमें राजा, प्रजा, कर्मचारी वर्ग और जो भी प्रजा अपने साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उन सभी के लिए इन्होंने एक नियमावली तय कर ली और उन सभी को उस नियमावली के अनुसार कार्य करना होता था। और नियमावली हमेशा जनता के हित की हुआ करती थी और जनता के पक्ष में, उसमें जनता की भलाई देखी जाती थी। उस हिसाब से नियमावली है वो, संहिता है वो तैयार की गई थी। तो यह भी बहुत ही अच्छा प्रयोग था धम्म का प्रतिपादन। उसके साथ में संस्कृति का प्रचार, यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पे भौतिक संस्कृति का प्रचार किया। भौतिक संस्कृति यानी जो जमीनी है, फिजिकली है, उनका प्रचार किया। कैसे किया, तो देखिए, जो जमीन बंजर भूमि थी उसको समतल करवा करके इन्होंने कृषि योग्य बनवाया। और जो युद्धबंदी थे, उन युद्धबंदियों को खेती के कार्य में और इनके साथ साथ में कुछ खदानों के कार्य में इन्होंने लगवाया। और साथ साथ में जिनके पास में जमीन उपलब्ध नहीं थी, जो कृषक थे, उनको जमीन उपलब्ध करवाई। तो भौतिक संस्कृति का इन्होंने प्रचार किया। सुदृढ़ वैदेशिक व कूटनीतिक संबंध। देखिए, किसी भी राजा की सबसे महत्वपूर्ण खूबी यह होती है कि अपने पड़ोसियों के साथ में, पड़ोसी राज्य साम्राज्य है, उनके साथ में किस प्रकार के संबंध है। तो देखिए, सुदृढ़ वैदेशिक व कूटनीतिक संबंध, अपने जो आसपास के साम्राज्य थे उनके राजा महाराजाओं के साथ में इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए, कूटनीतिक संबंध भी अच्छे स्थापित किए, वैदेशिक के साथ साथ में इन्होंने कूटनीतिक संबंध भी अच्छे तरीके से स्थापित किए। अब देखिए, 261 ईस्वी में एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है, अशोक है जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, यानी कि अपने साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ रहा था और संपूर्ण भारत पर कब्जा करना चाहता था। अब एक था साम्राज्य कलिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार हमें पता चलता है कि कलिंग पर नंदराज का एक राजा था जिसका अधिकार था और वो वहां का राजा था। अब 261 ईस्वी में कलिंग का व्यवहारिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी यहाँ इनका महत्व था, क्योंकि एक नदी के किनारे स्थित था और यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से भी समृद्ध था और उपजाऊ भूमि थी। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता थी, हाथियों की संख्या ज्यादा थी। तो इसी प्रकार सामरिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि कलिंग है जो कि एक अशोक के लिए एक समृद्धशाली राज्य हो सकता था, या फिर समृद्धशाली स्थान हो सकता था। इसलिए अशोक ने क्या किया, 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया कलिंग पर और वहां का राजा नंदराज था। अब नंदराज के साथ में और इनका युद्ध चलता है, जबरदस्त तरीके से युद्ध चलता है। और युद्ध में क्या होता है, 1 लाख लोग हैं जो कि मारे जाते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं और इसके साथ में 1.5 लाख लोग हैं जो कि बंदी बना लिए जाते हैं। और जब 1 लाख लोग मारे जाते हैं तो जो कलिंग का युद्ध मैदान है, जो युद्ध हुआ था, उस मैदान में रक्त रंजिश देख करके अशोक का मन है वो व्यथित हो गया, पिघल गया, द्रवित हो गया। इसलिए उन्होंने उस दिन से ही क्या तलवार छोड़ दी, युद्ध करना है जो कि छोड़ दिया था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने धम्म का प्रचार है जो कि तेज कर दिया गया और जनता की भलाई और कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किया। तो 261 ईसा पूर्व जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कलिंग का युद्ध, ये इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर देखिए दोस्तों, बृहद्रथ मौर्य सम्राट, इसके अशोक के बाद में भी बहुत सारे मौर्य सम्राट आए थे, लेकिन जो मुख्य मौर्य सम्राट है उसके बाद में आपने पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक के बाद में भी काफी सारे आए थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो अच्छा नहीं था, समृद्ध तरीके से उनका कार्यकाल नहीं था। जो अशोक ने व्यवस्था बनाई थी उनको आगे चला नहीं पाए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मौर्य साम्राज्य की है जो कि पतन हो जाता है। तो बृहद्रथ है जो कि मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट था और इसके ही सेनापति है पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ आंदोलन करके शुंग वंश की स्थापना की। तो इसी प्रकार मौर्य सम्राट के बारे में जो शासक है उसके बारे में अशोक का प्रमुख स्थान से इनकी गिनती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अशोक ने धम्म का प्रचार किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, सभी एग्जाम, बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अशोक का धम्म क्या है। तो देखिए, विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म के सिद्धांत पर धार्मिक संप्रदाय के संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। यानी कि जो विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, संस्कृति के लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधने के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए क्या किया, अशोक ने एक आचारों की संहिता यानी कि नियमों की एक पुस्तिका लेके आए
और उन पुस्तिका को अभिलेखों में क्या कहा गया, थम कहा गया। अब इनका पुस्तिका का आचार या नियमों का सभी लोगों को क्या करना था, पालन करना था। तो इसलिए इन्हें एक सर्वश्रेष्ठ संहिता के रूप में कह सकते हैं। लेकिन अशोक के बाद के शासक है इन्हें जारी नहीं रख सके। फिर इनके दुष्परिणाम भी सामने आ गए। दुष्परिणाम कहे तो कि वो संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई ये नीति, धम्म वाली नीति। अब धम्म में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं धम्म के, जो धम्म में इनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए धम्म में किस सिद्धांतों को लेकर के अपन बात करते हैं कि अशोक का धम्म, ऐसा क्या है अशोक के धम्म में जिनके वजह से अशोक के धम्म का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए एक सिद्धांत है अशोक के धम्म संहिता के रूप में, उसमें सहिष्णुता, जन सामान्य विचारों, धर्मों, आस्थाओं, यानी कि मध्य क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए, सहिष्णुता का पर विशेष इन्होंने क्या दिया, बल दिया। इसी के साथ ही अहिंसा, सभी प्राणियों के मध्य अहिंसा का बोध होना चाहिए, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। यानी कि 261 ईसा पूर्व जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद में इन्होंने इस पर अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया। उसके बाद में आडंबर हिंद्रता, यानी धर्मानुष्ठानों और बलि, जो कि धार्मिक कर्मकांडों इनके साथ साथ में जो बलि दी जाती है, इसको अशोक ने अपने धम्म में क्या कहा, अर्थहीन कहा है। और उसके बाद में लोक कल्याण, अशोक ने धम्म पर सबसे ज्यादा प्रेशर है लोक कल्याण कार्यों पर दिया, जैसे कि वृक्षारोपण है जनता के लिए, और कुएं या जल स्रोतों का निर्माण करवाना, सरायों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना। इसी के साथ में जो जन कल्याण के लिए जो कार्य थे उन पर अशोक ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अब नैतिकता, तो नैतिकता में देखिए श्रेष्ठ नैतिक और पवित्र आचरण और सदाचार और सत्यनिष्ठा, ये भी विचार है वो सभी व्यक्तियों में होने चाहिए। इसी प्रकार है वो एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना करते थे। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब अशोक का धम्म हो गया, अशोक के धम्म से संबंधित सिद्धांत हो गए, और उसके बाद में अंतिम रूप से रहता है कि अशोक के धम्म के बारे में 3 प्रमुख बातें कही जाती हैं कि अशोक का धम्म में है क्या, और इसके साथ में क्रियान्विति कैसे हुई अशोक के धम्म की, और अशोक के धम्म की क्रियान्विति के साथ में धम्म की नीति का मूल्यांकन है जो कि आप करिए। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जन कल्याणकारी अवधारणा, अशोक का धम्म है जो कि संपूर्ण रूप से जन कल्याणकारी अवधारणा से संबंधित था। पहले अपने सहिष्णुता के बाद में अहिंसा, अहिंसा के बाद में लोक कल्याण से संबंधित। इसी प्रकार जो भी इसमें संहिता में नियमावली बनी है, आचार विचार बने हैं, वो सभी जनता के कल्याण के लिए बने थे। अब जनता के कल्याण के लिए जो मूलभूत व्यवस्था है, जैसे कि सरायों का निर्माण करना है, वृक्षारोपण है, कृषि भूमि से संबंधित है, और भी जो जन कल्याण से जुड़े हुए कार्य थे वो अशोक के धम्म के अंतर्गत आते हैं, और धम्म के अंतर्गत इन्होंने करके प्रचार किया। अब देखिए अशोक का जो धम्म है और धम्म की नीति क्रियान्विति है जो कि इन्होंने कैसे की। तो देखिए दोस्तों अशोक ने अपने धम्म की संहिता को जगह जगह पे अपने राज्य क्षेत्र में धम्म आयोग भेजे, टीमें गठित करके धम्म आयोग, यानी कि जो टीमें इन्होंने गठित कर करके विद्वानों की वो अपने क्षेत्र में भेजी, और जनता तक इसका लाभ पहुंचे इसके लिए इन अभिलेखों पर अपने धम्म का उत्खनन करवाया, धम्म को उकरा गया, जगह जगह इन्होंने अभिलेखन करवाया। और इसी के साथ साथ में इनके प्रचार के लिए मंडलियां भी गठित की, और धम्म का प्रचार करने के लिए जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए इन्होंने स्वयं अपनी साम्राज्य में यात्राएं की और धम्म का प्रचार किया और धम्म को क्रियान्वित किया। और इसी के साथ में धम्म की नीति का मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है कि धम्म की नीति है वो कैसी रही, सफल रही या असफल रही। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों अशोक ने तो अच्छे तरीके से मेहनत की थी, अच्छे तरीके से धम्म का प्रचार किया था, लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी आए वो इस नीति को आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि ये नीति समृद्धशाली, बहुत ही अच्छी नीति थी और जन कल्याण के लिए एक अच्छी साबित होने वाली नीति थी, लेकिन अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, उनमें नेतृत्व क्षमता की गुण कम थे। इसलिए अशोक की जो धम्म की नीति है जो कि असफल मानी जा सकती है, इनकी क्रियान्विति वो सही तरीके से नहीं हो पाई। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में इतनी ही जानकारी अपन अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा मौर्य प्रशासन जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इनमें से बड़ा प्रश्न आ सकता है मौर्य प्रशासन के बारे में। तो उन्हें भी, और पीछे अपने 7, 8, 9 वीडियो अपने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी देखिएगा। अच्छे तरीके से आप मेहनत कीजिए, मैंने भी अच्छे तरीके से आप तक सामग्री उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बढ़ाइए साथ साथ में।
और जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं इसलिए व्यूज नहीं आते हैं और मैं वीडियो आपके लिए लेट उपलब्ध करवा पाता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।